तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सेशन वेव्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज हम सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सेट 1 में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और यदि आप इस कोर्स को फुल कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू मे गो टू ठाकुर सर एकेडमी ऐप। ठीक है, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू नो एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स, तो यहाँ पे नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9155545177। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि टू स्ट्रिंग ए एंड बी, दो स्ट्रिंग है ए एंड बी, और दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, एक ही तरह के मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इज स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन। ठीक है, तो दोनों को हम खींचते हैं। तो जब दोनों खींचेंगे तो क्या होगा? खींच सेम टेंशन से खींचते हैं, तो टेंशन फोर्स क्या है? सेम है। दो स्ट्रिंग है और दोनों फोर्स को हम दोनों स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, बाई सेम टेंशन। द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए इज डबल द रेडियस ऑफ बी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? मान लीजिए ये स्ट्रिंग ए है और ये स्ट्रिंग बी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग ये जो ए है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। देयर विल बी सम रेडियस। इसको मान लीजिए आप आर ए, और इसके रेडियस को आप मान लीजिए आर बी। जो सेकंड स्ट्रिंग है इसके रेडियस को आप मान लीजिए आर बी। क्लियर है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ? कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए इज डबल ऑफ स्ट्रिंग बी। ठीक है, यानी कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू 2 टाइम रेडियस ऑफ बी। ये कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर है? अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन ए विथ स्पीड वी ए। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए ए स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये जो वेव है इसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इसका वी ए है। ओके, एंड ऑन बी विथ स्पीड वी जी। ठीक है, और इस पर जो वेव ट्रेवल कर रहा है इसका स्पीड है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको वी ए बाई वी जी का रेशियो निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करेंगे समझिए जरा इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग से जब वेव पास करता है, मतलब स्ट्रिंग को जब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये इस तरह से वेव मतलब ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, जब ऑसिलेट करेगा तो इसके इस केस में इस पर जो वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई। ये क्लियर है? टी बाई म्यू। यहाँ पे टी क्या है? टेंशन है। बट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेंशन बराबर है। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू टी बाई म्यू होता है, मतलब ये हुआ कि ए स्ट्रिंग के लिए वी ए कितना होगा? ये होगा टी ए बाई म्यू ए। सिमिलरली वी बी कितना हो जाएगा? वी बी हो जाएगा अंडर रूट टेंशन इन बी डिवाइडेड बाई मास डेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी बाई स्ट्रिंग बी। क्लियर है? यदि हम इन दोनों का रेशियो निकाल दें, वी और वी बी का, वी ए और वी बी का यदि हम रेशियो निकालें, तो ये रेशियो कितना होगा बताइए? ये रेशियो होगा टी ए बाई म्यू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी बी बाई म्यू बी। क्लियर है? ठीक है, टी बी बाई म्यू बी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी ए बाई म्यू ए इंटू म्यू बी बाई टी बी। ठीक है, बट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि टेंशन क्या है? बराबर है। जो टेंशन फोर्स के बराबर है तो ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज गिवन टी ए इक्वल टू टी बी। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है वी ए बाई वी बी। ठीक है, तो देखिए अब ये जो म्यू ए है, म्यू ए ये होता है मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, मास बाय वॉल्यूम, आप जानते हैं। ठीक है, चूंकि क्या है ये, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मास डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो म्यू ए कितना होगा? म्यू ए होगा मास ऑफ स्ट्रिंग ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्ट्रिंग ए। क्लियर है? तो मास कितना स्ट्रिंग ए का है? ठीक है, तो मास को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ए कितना होगा? तो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ए स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही बताइए म्यू बी कितना होगा? म्यू बी हो जाएगा एम बाई पाई आर बी स्क्वायर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही कंडीशन दे रखा है। कंडीशन यहाँ पे ये दे रखा है कि आर ए इक्वल टू आर बी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, एम बाई
पाई आर ए कितना है 2 RB, तो कितना हो जाएगा ये 4 RB² क्लियर है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे आप, A/VB बराबर कितना होगा बताइए, बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना है रूट म्यू बी, ठीक है। तो रूट म्यू बी इसका मतलब ये हुआ M/π/RB², क्लियर है, बाई रूट म्यू ए, पूरे को रूट में रख दीजिए, ठीक है, M/π, ठीक है, 4 RB², 4 RB², देखिए M M कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा ये RB², ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया 4/1, कितना होगा 2/1, क्लियर है। तो VA कितना होगा 2 × VB, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने ये देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रैवलिंग, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, क्या होता है √T/μ होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर होगा, VA = 2 म्यू बी है, VA = 2, दोनों का रेशियो निकालना है ना, VA/VG निकाल, VA/VB कितना होगा 2 होगा, VA/VB कितना होगा 2 होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर B होगा, ठीक है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। कहता है कि 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y = a sin ω_t - kx एंड y = a cos ω_t - kx, ठीक है। इन दोनों को सुपरपोज करना है, ओके। तो आप जानते हो कि साइन और कॉस दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है π/2, कैसे देखो यहाँ पे पहला वेव है y, इसको y1 मान लो, ठीक है, y1 मान लो, y1 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। y1 कितना है, y1 है a sin ω_t - kx, क्लियर है। और देखो y2 की जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू वो कितना है, y2 की वैल्यू है a cos, ठीक है, a cos ω_t - kx, क्लियर है, kx, ठीक है। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो साइन kx ω_t - kx है, ठीक है, kx है, तो आप लिख सकते हो a cos π/2 प्लस ω_t - kx, ऐसा आप लिख सकते हो, ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि cos 90 + थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ये क्लियर है, ओके। नहीं नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है, cos 90 + थीटा नहीं, साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको लिख दो, ठीक है, सॉरी आप पढ़े हो ना ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपने ये रूल पढ़ा होगा ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक एंटिटी आर क्या कहते हैं पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये क्लियर है, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो भैया, ये जो y2 है, y2 इसको तुम लिख सकते हो a साइन π/2 मतलब 90 प्लस ω_t - kx, ऐसा आप लिख सकते हो, क्लियर है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कहता है कि दो वेव है y1 और y2, ठीक है, दोनों को सुपरपोज करना मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि दो डिफरेंट वेव है y1 और y2, ठीक है, और दोनों जब एक ही पॉइंट से क्रॉस करता है, मान लो ये पहला वाला वेव है, ये दूसरा वाला वेव है, ठीक है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, देखो इसको फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेज बोलते हैं पूरे को। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितना, वो π/2 है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस है π/2, क्लियर है। पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है y1 का a1 का वैल्यू दिया हुआ है a, और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है a2 का वैल्यू भी दिया हुआ है a, ठीक है। तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कि a बराबर √a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा क्या है, दोनों वेव का फेज डिफरेंस है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा √a1², तो a1² कितना है a² प्लस a2², तो ये भी तुम्हारा a² है, प्लस 2a1 a2, ठीक है, इंटू cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है, cos 90 0 होता है, कितना हो जाएगा ये 2a²
ए स्क्वायर बाहर ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये रूट। इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा बी, तो बी इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है कि टू पीरियोडिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 पास थ्रू अ रीजन, मतलब कि दो अलग अलग वेव है, ठीक है, और दोनों क्या है, एक रीजन से पास करता है, ओके। यहाँ पे यदि A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है, द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझो इस वेव क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ये है कि दो डिफरेंट वेव है, ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मान लो ये y1 वेव है और ये y2 वेव है, और ये जो y1 वेव है ये मान लो कुछ देर के लिए A1 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, कितना है, A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा वेव जो y2 है ये तुम्हारा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसा मान लो। क्लियर है? तो इन दोनों के जुड़ने के कारण जो थर्ड वेव बनता है उसको हमने मान लिया y, क्या मान लिया हमने y, और ये जो y होगा कितना होगा, y होगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। और समझ में? अब यहाँ पर a और थीटा की जो वैल्यू है कैसे हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ठीक है, आपने डिराइव भी किया होगा फॉर्मूला। यहाँ पर जो रिजल्टिंग वेव a है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, A2 स्क्वायर सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, प्लस 2A1 इंटू A2 इंटू दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो दोनों वेव का, इसका देखो, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्लियर है, ठीक है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, डेल्टा होगा, ठीक है, तो 2A1 A2 कॉस डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, फॉर्मूला होता है। जब हम डेल्टा इक्वल टू जीरो सेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू जीरो सेट करते हैं, तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्लियर है, और कॉस डेल्टा कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। ये हुआ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इसका मतलब हुआ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, क्लियर है, तो कितना होगा, ये A1 प्लस A2 होगा। देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, जब दो वेव आपस में सुपरपोज करता है, ठीक है, तो उस फिनोमेना को इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जब दो वेव क्या करते हैं, सुपरपोज करने के बाद उसका वैल्यू जब मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, तो ये जो आपको A1 प्लस A2 दिख रहा है ये क्या है, ये आपका इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल्टा को सेट कर दिया कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री मतलब पाई। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी कितना होगी, वो वैल्यू होगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और कॉस 180 होता है -1, कितना होता है, -1, तो ये हुआ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो कितना होगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये रूट में आ गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 माइनस A2, ये क्लियर है। तो ये एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो आपके पास ए मैक्स कितना है, ठीक है, आपके पास जो ए मैक्स है, ठीक है, दैट इज A1 प्लस A2, और आपके पास जो ए मिनिमम है वो कितना है, A1 माइनस A2, क्लियर है भाई, A1 माइनस A2, ठीक है, ये ए मिनिमम है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, ठीक है, तो क्या करना है तुमको, ए मैक्स से ए मिनिमम को माइनस करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड आउट ए मैक्स माइनस ए मिन, ठीक है, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2, ठीक है भाई, देखो A1 कैंसिल आउट हो गया, A2 कितना हो जाएगा, 2A2 हो जाएगा, तो देखो कौन सा आंसर 2A2 है, ठीक है, तो काइंडली सी दिस ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक, क्या बात है भाई, मैक्सिमम का आंसर बी ही आ रहा है स्ट्रेंज ना, नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है, तो ये तो स्ट्रेंज वाली बात हो गई क्या। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी वी ट्रेवल इन, वी नहीं होगा, न्यू है ये, ठीक है, आई एम सॉरी, ये न्यू है, ठीक, इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू
ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज। कुछ नहीं करना, क्या करता है, कहता है सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है। देखो एक वेव ऐसे जा रहा है और दूसरा वेव भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों किसी पॉइंट पे जाकर क्या करेगा, सुपरपोज कर जाएगा। मान लो यहाँ पे सुपरपोज कर गया, ठीक है। तो बताओ जो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो होगा ना, दो वेव दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब देखो पहला वेव दिया हुआ है A1, A1 कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है A। दूसरा वेव A2 कितना दिया हुआ है, ये भी आपका है A, ठीक है, A। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेव का, अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, डेल्टा कितना है, जीरो है, ठीक है, मतलब थीटा जीरो है, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। ये तुम्हारा हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अभी पढ़े हो। यानी फाइनली ये आ गया A1 प्लस A2, ठीक है। अब A1 जो है वो भी A है, A2 भी A है, तो A प्लस A कितना हो गया, 2A हो गया, तो 2A इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा C। चलो अब तो आंसर कम से कम C आ गया, ठीक है ना, तो मैक्सिमम आंसर B ही आ रहा था क्या, मैक्सिमम आंसर B। तो क्या हुआ, देर मस्ट बी सम सेटिंग, क्या जी, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलिए। ओके तो ये क्लियर है भाई, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो ये आंसर सॉरी ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर सी नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा डी, बताओ। देखो जो वेव है ना, वेव यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वेव पैरेलली यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, सिंपली दे रहा है कि वेव एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो वो डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो अपोजिट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। आई एम सॉरी यार, लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन, क्या लिखा है, सेम डायरेक्शन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, अगला प्रश्न देखिए क्या है, टू साइन वेव, ठीक है, मतलब कि वेव साइन के टर्म में होगा, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन द मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ इच वेव इज ए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वेव है, ठीक है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे वाले का भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री है, फेज डिफरेंस है 120 डिग्री। ये क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल भी कितना होगा, तो बस सेम फार्मूला अप्लाई करो। क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है ए, वो कितना होता है बताओ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस 120, कॉस 120 कितना होगा बताओ जी, कॉस 90 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 कितना होगा, -1/2, ठीक है, -1/2। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू -1। क्लियर है, टू टू कैंसिल हो गया, -A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जीरो हो गया, तो √A स्क्वायर कितना होगा, ए होगा। सो योर आंसर इज, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट, और न्यू नॉट बराबर होता है 1/12 √f/μ। क्लियर है, f/μ। यहाँ पे एल क्या है, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, एफ क्या है, स्ट्रिंग का टेंशन है, और म्यू क्या है, म्यू है आपका मास पर यूनिट। क्लियर है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखो भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है लेंथ में, लेंथ और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इसमें और फोर्स में क्या रिलेशन होगा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या रिलेशन होगा, तो देखो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा, तो क्या कहता है इनवर्स ऑफ लेंथ, तो देखो ये तो राइट आंसर है। सेकंड कह रहा है डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर से इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है भाई, ओके, ये होगा नहीं। और टेंशन, टेंशन भी होगा नहीं, ठीक है, डेंसिटी भी नहीं होगा। क्या होगा, इनवर्स ऑफ इट्स लेंथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड प्रेसिंग, साउंड पासिंग थ्रू गैस, ठीक है, मतलब साउंड जो है पास कर रहा है गैस, गैसेस मीडियम से, ठीक है। तो फार्मूला होता है V =
रूट गामा बाई पी, ठीक है, गामा बाई पी, जहाँ पे गामा क्या है, गामा वहाँ पे यंग्स मॉड, सॉरी वाई बाई पी, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ गैस एट अ पॉइंट ऑसिलेट इन टाइम, द पोजीशन ऑफ द स्मॉलर लेयर ऑफ गैस ऑसिलेट इन टाइम, द प्रेशर ऑफ द गैस एट अ पॉइंट टाइम, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड पासिंग थ्रू। मान लो कोई गैसियस मीडियम है और यहाँ से साउंड पास कर रहा है, ठीक है भाई, यहाँ से क्या कर रहा है, साउंड यहाँ से पास कर रहा है, साउंड वेव यहाँ से पास कर रहा है, पास कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रेशर ऑफ द गैस एट द पॉइंट ऑसिलेट इन टाइम, ठीक है, तो ये राइट है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, देखो, तुम जानते हो कि हर एक मटेरियल जो है, ठीक है, हर एक मीडियम क्या है, मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और मटेरियल क्या है, तुम्हारा एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ओके। तो जब साउंड पास करेगा तो साउंड क्या करेगा, मटेरियल को वाइब्रेट करवाएगा, ठीक है, पुश करेगा। जैसे मान लो कि ये मटेरियल मीडियम है, ठीक है भाई, ये मटेरियल मीडियम है। तो जैसे ही तुम यहाँ से साउंड को पास कराओगे, तुम जोर से फूकोगे इसको, ठीक है, तो फूकने के बाद क्या होगा, फूक जो साउंड को निकाल रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम मीडियम में क्या करते हो, मीडियम को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये जब तुम फूक लगा तुम क्या करते हो, तुम मीडियम को डिस्टर्ब करते हो ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, तो नियर पार्टिकल क्या होगा, पास में आ जाएगा, ठीक है, पास में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, आपने पढ़ा होगा कोर्स में, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ पॉइंट ऑसिलेट इन अ टाइम, ठीक है, तो ये राइट है पहला। सेकंड है पोजीशन ऑफ स्मॉल लेयर ऑफ गैस ऑसिलेट इन टाइम, ठीक है, तो ये भी राइट है, ठीक है। ठीक है? अगला प्रश्न देखो क्या है। When we clap our hand, the sound produced is best described. जब तुमने क्या कहते हैं जब जब तुम क्लैप करते हो, ठीक है, यू आर क्लैपिंग, ठीक है, तो क्लैप करने का मतलब क्या हुआ कि यू आर क्रिएटिंग अ वेव, ठीक है, आप वेव क्रिएट कर रहे हो। जब तुम एक बार क्लैप करोगे तब तुमके द्वारा तुम्हारे द्वारा जो वेव क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। देखो, साउंड वेव का इक्वेशन होता है P इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, क्लियर है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट था वही साउंड में क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, और समझ में, ठीक है। तो ये साउंड वेव में प्रेशर हो गया कि प्रेशर एट पॉइंट टी, सॉरी टाइम टी इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन का एक और फॉर्मूला इसको तुम लिख सकते हो के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्रेशर पी इक्वल टू पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि वेव का ये भी इक्वेशन होता है, ये भी एक फॉर्म होता है इक्वेशन का, क्लियर है। जब तुम क्लैप करोगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि तुम एन टाइम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, क्लियर है, ठीक है। जब तुम एन टाइम प्रेशर क्रिएट करोगे इसका मतलब इक्वेशन क्या, इसका इक्वेशन हो जाएगा समेशन पी, मतलब पी इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर का सम, समेशन पी नॉट टू साइन के एन एक्स, बिकॉज यू आर क्लैपिंग एन टाइम, ठीक है, इंटू ओमेगा एन। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, कहता है कि बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ एयर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि बल्क मॉडुलस वाटर का जो है, ठीक है, बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर ग्रेटर देन एयर, क्योंकि एयर की तुलना में, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, यहाँ पे एयर का बल्क मॉडुलस मान लो बी है और वाटर का बी डैश है, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो डैश है, क्लियर है, रो डैश है, ओके। तो बल्क मॉडुलस एयर का वाटर से कम होगा और सॉरी डेंसिटी एयर का वाटर से कम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में जो है, ठीक है, वो वाटर से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो क्या करना, देखो, देखो वेलोसिटी इन साउंड इन एयर का, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम होता है वी इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, ये निकालना है तुम्हें। ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस, ठीक है, ऑफ, क्या कह सकते हो तुम, एयर बाई डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इन दोनों का तुम रेशियो ले लो, ठीक है, तो रेशियो जब इनका लोगे, ठीक है, तो कितना होगा बताओ, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर बाई डेंसिटी ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर
बाई बल्क मॉडुलस ऑफ। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा, तो लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ एयर, और इसको लिख सकते हो तुम बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर बाई बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। ऐसा तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको तुम, ठीक है। इसका मतलब देखो ये जो नंबर है ये क्या ग्रेटर देन, मतलब ये रो वाटर क्या बड़ा है और रो एयर क्या छोटा है, यानी क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, और नीचे वाला भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा होगा ये, ठीक है, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा, ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि एयर बाई बी वाटर जो है, ठीक है, वाटर वो क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, भी एयर क्या होगा, ग्रेटर देन भी। अब क्लियर है या डाउट है बताओ, एनी डाउट? क्या इसका आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज ग्रेटर देन इट्स वैल्यू इन वाटर, ठीक है। ये निकाले हो ना, एयर इज ग्रेटर देन। चलो अगला प्रश्न क्या देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, कोई तुम चम्मच ले लो और चम्मच से क्या करो, किसी को वाइब्रेट करो, ठीक है। कोई चीज़ को तुम, तो मान लो यहाँ पे कोई स्टील का रॉड है और यहाँ पे चम्मच से तुम उसको स्ट्राइक करो, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो सेंड करता है साउंड वेव इन एयर। जैसे तुम क्या करो, चम्मच से इसको स्ट्राइक करो तो क्या होगा, साउंड वेव क्रिएट होगा, और ये साउंड वेव क्या होगा, एयर में जाएगा, ठीक है, एयर में जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज, मतलब मान लो कि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है बढ़ जाता है, ठीक है, किसका, एयर मीडियम का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल चेंज, तो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। देखो होता क्या है कि जैसे वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी v, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी, ठीक है, गामा आर टी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यह गामा क्या है, तो गामा को बोलते हैं सी पी बाई सी बी, क्या बोलते हैं, सी पी बाई सी बी, ठीक है। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, ओके। सीपी क्या होता है, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, जो डी बाई डी टी होता है, क्या पढ़े होगे हीट हीट वाले चैप्टर में। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है, और एम क्या है, एम आपका मोलिकुलर मास है, ठीक है, मोलिकुलर मास है, ओके। तो बस फॉर्मूला को याद रखना, उसको रिलेट करना है, ठीक है। तो कहते हैं कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। देखो यहाँ पे चेंज क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो गामा तो फिक्स है, चेंज होगा नहीं, ठीक है। आर फिक्स है, तो यहाँ पे चेंज या तो टेम्परेचर होगा या मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। ये दोनों मतलब क्या कहते हैं, चेंज हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, तो ये चेंज होगा कि नहीं बताओ। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। थर्ड क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, तो वेवलेंथ हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा टी क्या है, टी है आपका, अच्छा टी है टाइम पीरियड, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ओके, ये चेंज आपका हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। अगला है कि व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर लाइट है, ठीक है, वेव है, जब एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो अपने पाथ से क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बोलता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? तो कहता है कि जब साउंड वेव रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, जब जब क्या होता है, जब वेव एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो अदर पैरामीटर में चेंज, बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, अभी क्या बताए थे, किसी मीडियम में जो साउंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी होता है, ठीक है। देखो पहला है इलास्टिक प्रॉपर्टी बट नॉट ऑन इनर्शिया, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और साथ साथ इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड है इनर्शिया प्रोपोर्शनल, इनर्शिया बट नॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये भी गलत हो गया। तो ये डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी एज जो बल्क मॉडुलस है, और इनर्शिया दैट इज रो, तो दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर होगा सी, तो सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, टू साउंड वेव मूव इन सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम मीडियम, ठीक है, दो साउंड वेव है, दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स आर इक्वल, मतलब कि पी नॉट, जैसे कि जो जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है P01 और P02 ये आपस में इक्वल है, ओके।
बट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट वेव इज डबल ऑफ, क्या कहते हैं, डबल द सेकेंड हो गया, साउंड गलती से लिखा गया, ठीक है। यानी दिया हुआ है कि जो लैम्डा 1 है वो कितना है, वो है 2 टाइम लैम्डा 2, तो दिया हुआ है, ठीक है। तो द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन बी P1, ठीक है, एंड दैट ऑफ P2। मतलब पहले वाले का जो एवरेज पावर है वो P1 है, ठीक है, और सेकंड वाले का पावर कितना है, P2 है, ठीक है। तो दोनों में आपको रिलेशन बताना बताना है कि रिलेशन क्या होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो देखो, क्योंकि दोनों वेव क्या है, दोनों वेव जो है सेम मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसका साउंड वेव आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम मीडियम, ठीक है, विद इक्वल एम्पलीट्यूड, ओके। तो दैट्स वाई पावर क्या होगा, पावर कांस्टेंट है, ठीक है, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। द एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो भैया ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर है, ठीक है। ऑसिलेटर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, क्लियर है, यहाँ और यहाँ पे है, 2 पॉइंट पे है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो है ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी कंप्लीटली क्या होगी, कंप्लीटली यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे होगा कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे कंप्लीटली होगा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ होगा कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। अब देखो, तुम जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है माइनस एफ डी एक्स, पढ़े हो ना। एफ क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, ये हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑलरेडी माइनस के एक्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/2 के, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी, तो कितना होगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड फार्मूला है कि एक टाइम पीरियड के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो तुम इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। ओके, बट ड्यू टू टाइम कांस्टेंट हम इसको बस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि यदि ये हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, इसका एवरेज वैल्यू, फॉर अ मिनट। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4 के स्क्वायर, क्लियर है। ऐसे ही तुम निकालो वो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम, और भी कितना होगा, एक्स है ए साइन ओमेगा टी, तो एक्स डॉट मतलब भी कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा, कितना होगा ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का जो एवरेज वैल्यू होगा वो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, कितना हो जाएगा ये 1/4, ये होता है के, ठीक है, के स्क्वायर, क्लियर है। तो बताओ टोटल जो एवरेज वैल्यू एवरेज एनर्जी का कितना होगा, एवरेज ऑफ पोटेंशियल प्लस एवरेज ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल कितना है, हाफ के स्क्वायर, सॉरी 1/4 के स्क्वायर, ये है 1/4 के, कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 के स्क्वायर, क्लियर है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 1/2 के स्क्वायर, के कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, A particle execute simple harmonic motion with a frequency with which the kinetic energy oscillate is, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन कि ए वन कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या होता है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी 2 बार मतलब मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2f हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका 2 न्यू होगा, ये मतलब यहाँ पे होगा। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो ऑसिलेट करता है फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ, यदि इसको हम एक एलिवेटर पे ले जाएंगे, एलिवेटर मतलब हो गया एक्सीलरेटर टाइप से कुछ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अपवर्ड द फ्रीक्वेंसी विल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल। तो देखो
स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम, क्या होता है के बाई एम, ये टू और ये 2 पाई बाई टी हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड टी कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टी जो है, टी ये जो टाइम पीरियड टी है, ओके, टी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एम के ऊपर और के ऊपर, यानी कि जी से इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। तुम जानते हो कि एक्सीलेटर में क्या होगा, एक्सीलेटर जब हम ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा जी का वैल्यू घटेगा, ठीक है, और नीचे आएंगे तभी क्या होगा जी का मतलब घटेगा बढ़ेगा, मतलब जी में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो चूंकि जी के वैल्यू पे टाइम पीरियड डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा रिमेंस हो जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट इन अ कार इफ द कार, सेम क्वेश्चन है, सो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, सेम क्वेश्चन, गेट द पीडीएफ। A pendulum clock keeps correcting time on the earth is taken to the moon, yeah, it will run, क्या करना है देखो। तुम जानते हो कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है बताओ, टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, ये होता है ना टाइम पीरियड, एल बाई जी, क्लियर है। जब मून पे हम चले जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, तो आप जानते हो कि जितनी अर्थ पे ग्रेविटी होती है, ये मान लो टी अर्थ है, ठीक है, तो टी मून कितना होगा, पाई अंडर रूट एल बाई ई बाई 6, क्लियर है। मतलब मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है, कितना होता है 1/6, तो यदि अर्थ पे ग्रेविटी जी है तो मून पे कितना होगा जी/6 होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, टी ई बाई टी एम, 2 पाई कट गया, अंडर रूट एल बाई 6 बाई रूट एल, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/√6 होगा, सॉल्व करके आप देख लीजिए, ठीक है। टी बाई टी एम कितना है बताओ, 1/√6, तो टी एम कितना होगा √6 टी, क्लियर है। तो क्या होगा √6 टाइम स्लोअर हो जाएगा, ठीक है, स्लो हो जाएगा ये, उन पे क्या होगा स्लो हो जाएगा ये, ठीक है, पे स्लो। क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्टिंग टाइम ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, यहाँ क्या करोगे तुम, इसको करेक्ट कर दो, इसको लेंथ को। पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन पीरियोडिक है, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल इज फास्टन, मतलब कि बंधा हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, इसके एंड पे एक पार्टिकल बंधा हुआ है, ठीक है। एंड इज विडलिंग, विडलिंग का मतलब होता है कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, विडल कर रहा है, बोलते हैं विडलिंग करना, क्लियर है। तो ये विडल कर रहा है वर्टिकल सर्कल के अंदर विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स, ये पार्ट फिक्स है, ठीक है, और ये पार्ट क्या है, इस पार्ट पे कुछ टंगा हुआ है, ठीक है, कुछ कोई मान लो स्टोन यहाँ फिक्स कर दिया गया, ठीक है, और इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा देखो, ए डॉट आर, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए डॉट आर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज जीरो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है क्या बताओ, जैसे मान लो कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है जी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, और टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है। मुझे एक बात बताओ कि टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। ये बताओ कि एफ डॉट वी क्या होगा, क्या क्या निकालना है, एफ क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस आर निकालना है, ए क्रॉस आर निकाल, देखो ए क्रॉस आर तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा ना, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऑल ऑफ दिस जो है जीरो हो जाएगा, इसको टेस्ट कर लीजिएगा, क्या अगला प्रश्न क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव क्या है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, दोनों वेव है, ठीक है, लाइट क्या है ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है।
तो हमने सेट 2 करवा दिया आपको, सेट 1 सेट 2, इसके बाद हम लोग 2 सेट और करेंगे, वी विल प्रैक्टिस सेट 3 सेट 4। ओके, सो थैंक यू फॉर योर क्लासेस।